गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सॉल्यूशन सीरीज में। बढ़िया सुबह सुबह हम लोग इंपॉर्टेंट इंडेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज इंडेज 33 की बारी है। रिवीजन अगर आपने देखा होगा तो समझा होगा कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और इसके वाकई क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं कुछ कुछ स्पेसिस पे। सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारी एफआर पावर बोलते हैं उसे अपन एफआर पावर है, बट इट इज बेसिकली अ 400 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक जिससे हमने पिक किए एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने हैं वो सारे मैंने आपके साथ चैट में यूट्यूब की डाल दिए हैं जहां पे आप देख सकते हो। वी विल जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द इंडेज 33 स्ट्राइकर जिसमें ऑल इन ऑल वी हैव सम अराउंड 14-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से हम कुछ 7 to 8 डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द सेकंड क्वेश्चन। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, गुड मॉर्निंग नमस्कारम। बड़ी खुशी की बात है कि सुबह सुबह, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने पढ़ाई का स्केड्यूल अपना फॉलो करते हैं, तो इट्स गुड टू सी यू अर्ली इन द मॉर्निंग कमिंग अप इन दीज लाइव सेशंस। थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में कहा है एंटिटी हैज फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर इन इशू एट द एंड ऑफ 2004। ईपीएस के क्वेश्चन में एक जनरल टिप, ईयर्स पे ध्यान देना कि पूछा कौन से ईयर पे और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से ईयर के दिए हुए। इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर्स की दी है और एंड ऑफ 2004 की बात हो रही है। 5% रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो रिडीमेबल है यानी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, नॉन क्यूमुलेटिव यानी डिविडेंड देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया तो अगले साल 2 साल का देने की जरूरत नहीं। बोल रहे हैं लाइबिलिटी है और इस पे 5% प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया गया। क्वेश्चन में आखिरी में दिया गया है द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2004 जिसका हमें कैलकुलेशन करना है 1,50,000 है। आपसे पूछा है कि कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रॉफिट्स में। ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अपन एक लंबे क्वेश्चन आखिरी लाइन पहले पढ़ के समझ लेते हैं कि भाई ये पूछना क्या चाह रहे हैं। तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर निकालना है जिसे अपन पाउच प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बोलते हैं, जिसमें स्टार्ट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। पहले वाले में हमें क्या करना है, तो जनरल रूल कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो उस पर अगर कोई खर्चा पे किया होगा तो वो एक्सपेंस बुक हुआ होगा, पीआरएल में गया होगा, और अगर वो पीआरएल में जा चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऑलरेडी डिडक्ट। तो इसके लिए इसका कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग वगैरह आपको नोट में कहीं लिखी हुई मिल भी जाना चाहिए। चलिए, तो क्यों नहीं इसे एडजस्ट किया, यू विल फाइंड इट समवेयर और द अदर। ये कौन से प्रेफरेंस शेयर है आपके? 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये देखिए, डिविडेंड ऑन 5% हैज बीन चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट बिकॉज प्रेफरेंस शेयर आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, सो नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रेट क्यूमुलेटिव। ये क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब डिविडेंड तो माइनस होना ही चाहिए। नॉन रिडीमेबल है, इसका मतलब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। जिसे डिस्काउंट पे इशू किया था 2000 ईयर में, और इस पे क्यूमुलेटिव डिविडेंड फ्रॉम 2005 10% है। इसका मतलब 2004 में देयर इज नो डिविडेंड पेबल, क्योंकि 2005 से शुरू हो रहा है। तो भले ये क्यूमुलेटिव है पर क्यूमुलेट होना शुरू ही 2005 से होगा, तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट 2004 में करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हम क्यूमुलेटिव पे अगर डिविडेंड पे नहीं होता है तो भी माइनस करते हैं। द शेयर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट टू कॉम्पनसेट द होल्डर्स। अच्छा, बिकॉज डिविडेंड पेमेंट विल नॉट कमेंस अंटिल 2005। अच्छा, तो ये डिविडेंड की बजाय इन्होंने डिस्काउंट पे इशू कर दिया। तो हमने डिस्कस किया था रिवीजन में कि कोई भी डिस्काउंट प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाता है तो आपको क्या करना है, उसे अमोर्टाइज करना होगा ओवर द टर्म। ये बेसिक फंडामेंटल है, आपको उसे खर्चा बुक करना। अगर वो पीआरएल से खर्चा बुक हो चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो फिर रिजर्व से एडजस्ट हुआ होगा, तो आपको पाउच निकालते समय माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है तो इससे रिलेटेड खर्चा अपन यही एज्यूम करेंगे कि पीआरएल में डेबिट नहीं हुआ है, तो ये डिस्काउंट पीआरएल से माइनस नहीं हुआ होगा तो हमें करना पड़ेगा।
ये बोल रहे हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से 18,000 होता है। अपन ने देखा था इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज़ किया जाता है डिस्काउंट या प्रीमियम के लिए, और इन्हें इक्विटी क्लासीफाई किया गया, ये भी साफ साफ बोला गया। तो ये 18,000 रुपये आपको आपके प्रॉफिट से माइनस करना होंगे पाउच निकालने के लिए, ये माइनस हो गया। नेक्स्ट 8% नॉन रिडीमेबल, यानी ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव, तो इस पर डिविडेंड अगर दिया जाएगा तो ही माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर एंटिटी हैड 1,08% प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग, बट एट 30 जून 2004 विच इज मिड ऑफ द ईयर, अगर कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है तो, इट रीपरचेज 50,000 ऑफ दीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज। ये 50,000 रुपये के 1,000 के डिस्काउंट में रीपरचेज कर लिए गए। तो रीपरचेज पे डिस्काउंट है, यानी ये आपकी कमाई है, और अगर आपकी कमाई है तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मुद्दा ओके 102 का आपको नहीं दिख रहा है, वो ऐप पे डाल दिया है फास्ट की ऐप पे, इंडेज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का फास्ट की ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो डिस्कशन जो हमने कल किया था। तो एक चीज समझो, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है तो इसका खर्चा अपन मानेंगे पीआरएल में गया नहीं है, सेविंग भी पीआरएल में नहीं गई है। अब आपने इसे एडजस्ट कर दिया है या इसको एसेट जल्दी रिडीम किया है या कन्वर्ट किया है, तो रीपरचेज हुआ है, तो जल्दी रीपरचेज करना है, और 1,000 रुपये डिस्काउंट पे, तो ये तो हमारी कमाई है, पर ये पीआरएल में गई नहीं होगी, तो हमें पाउच में से ऐड करना होगा, बिकॉज एनी अर्ली रिडम्पशन डिस्काउंट और प्रीमियम इज एडजस्टेड फ्रॉम पाउच। तो ये 1,000 रुपये आपको यहाँ पे ऐड कर दे। देन 7% क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपके क्यूमुलेटिव, इसका मतलब डिविडेंड हर साल का बनेगा इनका, और कन्वर्टेबल हैं, तो शायद तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना हो, देखते हैं, और ये कन्वर्ट भी होगा ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, दे आर क्लासिफाइड एज इक्विटी, तो इन्होंने बोल ही दिया इक्विटी क्लासीफाई हुए हैं अंटिल देयर कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओ, साल के शुरू में ही ये कन्वर्ट हो गए, यानी ये तो इक्विटी शेयर ही बन चुके हैं। नो डिविडेंड वॉज अक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि साल के शुरू में ही कन्वर्ट हो गए, हालांकि पिछले साल का डिविडेंड हमने कन्वर्जन से पहले पे किया है, तो पिछले साल का डिविडेंड भले ही पे इस साल हुआ है, पर हमने उसे पिछले साल माइनस कर दिया होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव में हम हर साल का हर साल माइनस करते हैं। However, to induce conversion, the terms of conversion of 7% convertible preference share were amended and the revised terms entitled the preference shareholder to additional 100 shares on conversion with fair value of, ये बोल रहे हैं टर्म्स थोड़ी चेंज करके इनको 300 रुपये के शेयर्स और हमने ज़्यादा दिए। अब यहाँ पे ये जो 300 के शेयर्स हमने ज़्यादा दिए हैं, ये जो हमारा खर्चा हुआ है, इस खर्चे को हमने कहाँ पर एडजस्ट किया होगा, तो आप सोचिए कि आपने इसकी एंट्री क्या करी होगी, तो आपने अगर पहले जो प्लान था उससे ज़्यादा दिया है, तो मे बी आपने ये 300 रुपये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं, ये खर्चा बुक किया है, और अगर इसे खर्चा बुक किया है तो फिर आप इसे प्रॉफिट्स में एडजस्ट नहीं करोगे, ये मान के कि ऑलरेडी प्रॉफिट में एडजस्ट हो चुके। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे हल्का सा एक अजम्पशन है कि दिस इज बीन एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स इटसेल्फ। आप देखिए 7% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो देयर इज नो एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। पिछले साल का क्यूमुलेटिव है तो लास्ट ईयर ही कंसिडर हो गया। जो फेयर वैल्यू एक्सेस हमने कन्वर्जन पर पे करी है ऑर्डिनरी शेयर्स की, जो अदरवाइज वो एंटाइटल्ड होते हैं, वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसलिए कोई फर्दर एडजस्टमेंट। तो ये बेसिकली क्या मान रहे हैं कि ये जो हमने टर्म्स चेंज करी होंगी, इनका जो इम्पैक्ट आया होगा, ये ऑलरेडी हमने क्या किया है लास्ट ईयर या तो एडजस्ट कर दिया है, इस कारण से इस साल पे इसका कोई इम्पैक्ट देने की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ये अपने आप में प्रेफरेंस शेयर का एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड का, ठीक है। चलिए अब सेकेंड के बाद हमें क्वेश्चन लेना है थर्ड। दिस इज रिलेटिंग टू डाइल्यूटेड ईपीएस, जहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन रेशियोज होते हैं। 31 मार्च 2019 की बात हो रही है। एसबी लिमिटेड कंपनी है, 20 लाख ऑर्डिनरी शेयर है, फेस वैल्यू 1 रुपये की। अच्छा, 1 जुलाई 2019, इसका मतलब कि 3 मंथ्स लेटर कंपनी इशूड, तो यानी ये लगता है कि ये ओपनिंग होगा। 25 लाख 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक फॉर कैश एट पार। तो ये कन्वर्टेबल लोन स्टॉक कैश में इशू हुआ है, तो आप इस पे ब्याज कितना पे कर रहे होगे 8% के हिसाब से 2 लाख रुपए। और ये कन्वर्टेबल है तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होगा ये।
Each 100 nominal of loan stock may be converted at any time during the year 2024 to 27 into number of ordinary shares set out below. ये कन्वर्ट होंगे नंबर ऑफ शेयर्स में, और नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड करेंगे आप कब कन्वर्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे। तो ऐसे केस में हम कौन सा कन्वर्जन लेते हैं, तो ये बोला है कि ये 2027 तक अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो एट पार रिडीम हो जाएंगे, तो है ये लाइबिलिटी। एनी विच वेज आप कौन सा कंसिडर करोगे, तो जो मोस्ट डाइल्यूटिव है वो देखेंगे, यानी सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे। अगर वो 24 में करते हैं तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आप कितने मानोगे, आप बोलोगे कि 25 लाख में 100 रुपये का कन्वर्ट होगा, कितने, 135 1 रुपये ऑर्डिनरी शेयर में। तो ये आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे, 25 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 130, 33,75,000 shares. It is assumed that return equity conversion option is accounted for as a derivative liability and marked to market through profit or loss. So, the change in options fair value reported on 31st March 2020 and 2021 amounted to 5,000 and 5,300 respect. अब आपको इन्फॉर्मेशन 2 साल की देती है, 2019 के बाद 20 और 21, और ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन कंपनी ने राइट किया है, इसको उसने एक डेरिवेटिव लाइबिलिटी माना है, जिसे वो मार्क टू मार्केट बेसिस पे बुक कर रहा है, जिससे उसको 5,000 और 5,300 के लॉसेस हुए हैं, जो प्रॉफिट से माइनस होंगे प्योर। इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। प्रॉफिट बिफोर फेयर वैल्यू मूवमेंट्स एंड टैक्सेशन 1650 और 1790 दिए हुए। तो आप 2 साल के ईपीएस निकालेंगे 21 और 20। 21 में आप प्रॉफिट लेंगे 1790 बिफोर फेयर वैल्यू एंड टैक्स एंड प्रीवियस ईयर का 1650। इनमें से आप फेयर वैल्यू डेरिवेटिव, ये लॉस पीआरएल में क्या होगा, 5,000 और 5,300 का, ये दोनों माइनस कर देंगे। इसके अलावा आपको ब्याज ऑब्वियसली पे करना पड़ा होगा। क्या ये ब्याज माइनस हो चुका है, तो ये बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर फेयर वैल्यू मूवमेंट है, तो इंटरेस्ट भी माइनस होगा 2 लाख। प्रीवियस ईयर में क्यों 1.5 लाख, क्योंकि 1 जुलाई 2019 को इशू किए हैं, तो ये सिर्फ 9 मंथ्स के लिए रहे इन 1920, तो 9 मंथ्स का आपका 1.5 लाख आ गया। इस तरह से आपने 15,84,000, 14,95,000 बिफोर टैक्स आ गया। आफ्टर टैक्स के लिए अब आप क्या करोगे, ये दोनों जो वैल्यू हैं इनके ऊपर टैक्स एडजस्ट कर। चेंज इन फेयर वैल्यू के ऊपर भी आइडियली देखा जाए तो डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन आना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन दोनों का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, तो अपन ये मान रहे हैं कि इसका ना आज है ना आने वाले समय में कभी भी कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस, और अगर ऐसा है तो फिर हम इसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, अदरवाइज इसका डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट देना पड़ता, तो वो नहीं दिया है इस पर्टिकुलर केस में हमने, क्योंकि लिखा है नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, तो सही भी है, उसमें हम कोई टैक्स इफेक्ट नहीं। तो आपको टैक्स इस पर निकालना होगा 1590 पे और यहाँ पे 15 लाख पे, 33% आपका टैक्स है, तो उस हिसाब से 495 और ये 524,700, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद में कंपनी में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से क्या है, बेसिकली दिस लोन स्टॉक इज देयर, तो जिसका हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस में इम्पैक्ट देंगे, और ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा फॉर बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग रहे हमारे, तो बोला गया इशूड कैपिटल हमारा 20 लाख है, और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव दोनों साल में, तो इस हिसाब से आप दोनों साल का बेसिक ईपीएस निकाल दें। डाइल्यूटेड ईपीएस अब दोनों साल का निकालने में आपको सिर्फ किसका एडजस्टमेंट करना है, लोन स्टॉक का। लोन स्टॉक अपन ने कितना निकाला है, 3375, तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू एडजस्ट दिस फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट किया है, एग्जाम में भी आपको करना पड़ेगा कि क्या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटिव है या नहीं है। नॉर्मली ऑप्शंस वारंट्स हमेशा डाइल्यूटिव ही होंगे अगर कंपनी में अर्निंग्स पर शेयर पॉजिटिव है, तो उस सेंस में व्हाट दे हैव डन इज बेसिक ईपीएस में आपका न्यूमरेटर आ गया, इसके बाद आपने क्या ऐड कर दिया, जो भी आपकी पोस्ट टैक्स सेविंग्स है, तो पोस्ट टैक्स सेविंग्स इन्होंने ऐड करी है, उसमें इन्होंने टैक्स इफेक्ट अलग से मेंशन कर दिया है, विच इज़ 33% ऑफ द इंटरेस्ट एलिमेंट।
प्लस इन्होंने ये जो डिवेंचर इशू किया है विद कन्वर्जन ऑप्शन, जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन समय के साथ साथ चेंज हो रहा है, इन्होंने इसको डेरिवेटिव माना है। ऐसे टेक्निकली स्पीकिंग ये डेरिवेटिव के नेचर का होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम पास होने के साथ नंबर ऑफ शेयर्स अगर चेंज होते हैं तो खैर छोड़ो, अपन उस पर नहीं जाते, बट नेवरदलेस। तो ये लोन स्टॉक कन्वर्ट होगा तो इसमें एक तो ब्याज भी नहीं लगेगा, और दूसरा वो जो हम डेरिवेटिव के मूवमेंट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी सेविंग्स दोनों हो जाएंगी, जो डेरिवेटिव मूवमेंट के लॉस हैं वो और ब्याज। और रही बात नंबर ऑफ शेयर्स कितने एडजस्ट होके आ जाएंगे, 33,75,000 शेयर्स हमने निकाले थे, जिसमें 2020 में इसको 9/12 करेंगे वेटेड एवरेज, और यहाँ पे ये फुल ईयर के लिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएंगे। ये आपकी एडजस्टेड अर्निंग्स आ गई हैं, और इसके बेसिस पे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। किसी का कोई क्वेश्चन है इस सवाल में तो पूछो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। एंड यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस आस्क। जब तक थर्ड वाले सर 0.3 में डिविडेंड पे नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में पूछा है किसी ने, उसमें मैं जाता हूँ। ये लाइबिलिटी, सॉरी क्वेश्चन में देखना है 1 2 3 3, नॉन रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव है बेटा, इसलिए तो अगर इसमें बोला गया है कि ये नॉन रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव है, तो इसका मतलब इस पे जब तक बोला ना जाए कि डिविडेंड पेड है आप माइनस नहीं करोगे, इसलिए डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं किया। चलिए नाउ वी विल कम ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये जो भी हम देख रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। क्या कहा है क्वेश्चन में, कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स का क्वेश्चन है, कंटिजेंटली इश्यूएबल ऑर्डिनरी शेयर्स। क्वेश्चन ने आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बोला है, तो टोटल 5 पीरियड के निकालने हैं आपको, 4 क्वार्टर और 1 साल का। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2001 इज 1 मिलियन, और कोई ऑप्शन वारंट और कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग इस पीरियड में आउटस्टैंडिंग। An agreement relating to recent business combination provide for issue of additional ordinary share based on following conditions. 5,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स हर नई रिटेल साइट ओपन करने पर दिए जाएंगे। 2001 में अगर कोई नया साइट खोल रहा है तो 5,000 शेयर हमको किसी को देना पड़ेंगे, और 1,000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच 1,000 ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 2 मिलियन फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 होगा। कैलेंडर ईयर लग रहा है अकाउंटिंग। तो अगर आपके प्रॉफिट किसके ऊपर गए, यूँ समझ लो 2 मिलियन के ऊपर गए, तो हर 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले में 1 शेयर, या 1,000 के प्रॉफिट के या 1,000 के मल्टीपल्स में इशू, 1,000 का प्रॉफिट 1,000 शेयर। अब ये कंटिजेंटली इश्यूएबल ऑर्डिनरी शेयर से कंडीशन पूरी होगी तो कंसिडर करेंगे, तो इसे हम कब से बेसिक में काउंट करेंगे, जब एक्चुअल में कंडीशन पूरी हो जाएगी। और डाइल्यूटेड में कब से काउंट करेंगे, तो रिपोर्टिंग पीरियड पे अगर वो कंडीशन जो है वो कंडीशन ही आखिरी तक रही तो कितने इशू होंगे उसके हिसाब से हम मान लेंगे कि इस पीरियड में उतने इशू करने हैं। पर कब से कंसिडर करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस में, कॉन्ट्रैक्ट की डेट से। क्वेश्चन ने दिया है रिटेल साइट हमने ओपन करी है 1 मई में और 1 सितंबर में। कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी। ये आपको इंफॉर्मेशन क्वार्टर वाइज दी हुई है, और यहाँ पे कहा गया है कि एक 19 लाख की 30 सितंबर पे है, जिसमें 4.5 लाख का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्या है, लॉस हो गया। ये ईयर टू डेट अर्निंग है, यानी अभी तक की है। एक्सक्यूज मी 1 सेकंड। सॉरी आज थोड़ा टाइमिंग कुछ इशू हो रहा है यार, मैं भी एक पार्ट इसको बंद करना पड़ेगा, फिर बचा हुआ मैं आपको रिकॉर्ड करके चलिए पर्सनल एक्सीजेंसीज। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने ईयर टू डेट है, यानी कि क्वार्टर 1 में 11 लाख का प्रॉफिट है, क्वार्टर 2 में 12 लाख का है, विच इज 23 - 11,
Q3 में अगर आप देखोगे तो आपको 4 लाख का लॉस हुआ है, जिसमें से आप बोल सकते हो 4.5 लाख डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के कारण हुआ है लॉस। इसका मतलब 0.5 बैलेंसिंग फिगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट रहा, और फिर 19 से 29 लाख हो गया, तो इसका मतलब Q4 में आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट निकाल दिए 11 लाख, 12 लाख, -4 लाख और प्लस 10 लाख या 1 मिलियन। फुल ईयर का आ गया आपका 29 लाख एंड सॉरी यार, तो इसमें अब ये हमारे प्रॉफिट आ गए सारे क्वार्टर और ईयर का, और आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। तो पहले मैं एनुअल का आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस से शुरुआत करता हूँ। साल खत्म होने पे अगर निकालना होता, क्वार्टरली नहीं निकालने होते, तो कितने निकालते? तो आप बताइए हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं? 10 लाख। तो वो 10 लाख तो एज इट इज काउंट हो जाएंगे। आगे कहा गया है कि हम एडिशनल शेयर्स इशू करेंगे इस कंडीशन पे। अब आप बताइए एडिशनल शेयर्स आपको कितने इशू करना है? तो इफ़ यू टॉक अबाउट, हमने 5000 एडिशनल शेयर पर रिटेल साइट करने हैं, और 1 मई और 1 सितंबर को हमने रिटेल साइट इशू ओपन करी है। तो इसका मतलब 1 मई को और 1 सितंबर को हमें विदाउट एनी डाउट 5-5 हज़ार शेयर और इशू करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनुअल ईयर, मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने लूँगा? ये 5000 शेयर जो 1 मई को इशू हो रहे हैं, बेसिक ईपीएस में कब से काउंट होंगे? ये फॉर 8 मंथ्स, इनफैक्ट विच इज़ मई टू दिसंबर। प्लस ये जो 5000 शेयर इशू हो रहे हैं, ये कितने समय के लिए काउंट होंगे? 12 मंथ्स। क्योंकि इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ये तो 100% इशू होने ही होने, इनफैक्ट हो भी गए होंगे ये। इसका मतलब ये टोटल 5000 हो गया। तो बेसिक ईपीएस में आपकी रिटेल साइड का 5000 ऐड हो जाएगा। तो आपका 29 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 5000 से आपका बेसिक ईपीएस 2.89 आएगा एनुअल। पर अपन एनुअल में आप कंसिडर करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का लॉजिक क्या चलता है? इसका लॉजिक ये है कि नंबर 1, आप बेसिक ईपीएस से शुरू करते हो और कंटिजेंटली ऑर्डिनरी शेयर की पोजीशन ऑन द रिपोर्टिंग डेट जो है, अगर वो पोजीशन में क्या शेयर इशू करने की ज़रूरत है, और अगर है तो फिर आप उसे कब से काउंट करोगे, कंसिडर करोगे? राइट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनिशियल डेट से, ना कि जिस दिन कंडीशन मीट हुई थी। तो अज्यूमिंग कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का अग्रीमेंट साल के शुरू में ही हो गया था, इन दोनों केस में ये 5000 जो 2 रिटेल साइट से रिलेटेड हमारे शेयर्स हैं इशुएबल हो गए, तो ये 10,000 है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटेल साइड कंटिजेंसी वाले शेयर पूरे 10,000 के ऐड करना पड़ेंगे। यानी कि मेरे ऑर्डिनरी शेयर 10 लाख है और ये 10,000 पूरे साल भर के लिए। क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे 2 साइट खुली है और कंडीशन कब से मौजूद थी? तब से इसे आउटस्टैंडिंग। तो यूँ समझ लो जिस दिन से इशू हो गए उस दिन से बेसिक में आ गए, और उससे पहले के लिए डाइल्यूटेड में भी आ गए। अब अपन डिस्कस करते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, विच इज़ प्रॉफिट वाला। अब अगर अपन प्रॉफिट की बात करें तो ईयर एंड की पोजीशन क्या है कि आपके प्रॉफिट कितने हो गए? 29 लाख। 20 लाख से कितने ऊपर चले गए? 9 लाख। यानी आपको कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे? 9 लाख शेयर। बेसिक ईपीएस में 9 लाख शेयर इशू कब करने हैं आपको? 31 दिसंबर को, यानी सिर्फ 1 दिन के लिए। तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग इस साल से नहीं, अगले साल से पूरे साल भर के लिए काउंट होंगे। इस साल में ईयर एंड पे इशू हो रहे हैं तो इस साल में काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए देखो आप अर्निंग कंटिजेंसी में बेसिक ईपीएस में कुछ भी काउंट नहीं। और डाइल्यूटेड ईपीएस में ईयर एंड की पोजीशन के हिसाब से क्या कंटिजेंटली इशुएबल शेयर इशुएबल है? हाँ है। कितने? 9 लाख। और कितने समय तक
तो हमें जब से कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था तब से काउंट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब इशू किया था? साल के शुरू में, तो पूरे 9 लाख साल के शुरू से डाइल्यूटेड ईपीएस, ऐसे आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। इसी सेम लॉजिक से अब आपको हर क्वार्टर पे निकालना पड़ेगा। इफ यू गो टू क्वार्टर वन में अगर आप देखें तो हमारे प्रॉफिट 11 लाख हुए हैं, तो हमारी ये वाली कंटिजेंसी, अगर अभी 11 है तो हम ये मानेंगे ईयर एंड पे भी 11 होंगे, तो क्या अपने को अर्निंग कंटिजेंसी में कोई शेयर इशू करना है? नहीं, क्योंकि 20 लाख नहीं हुए। क्या कोई रिटेल साइड फर्स्ट क्वार्टर में खुली है? नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर में बेसिक ईपीएस में डिनोमिनेटर में किसी भी प्रकार का कोई भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं आएगा और डाइल्यूटेड में भी नहीं आएगा। सेकेंड क्वार्टर पे आते हैं तो हमारे प्रॉफिट 12 लाख है। सेकेंड क्वार्टर में एक रिटेल साइड खुल गई है और वो 2 महीने आउटस्टैंडिंग रही है, मई और जून, तो बेसिक ईपीएस में उसको आप 2 मंथ्स के लिए कंसिडर करोगे आउट ऑफ 3 मंथ्स। और डाइल्यूटेड में ये जब से हमारा पूरे पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे, यानी ये पूरे 5,000 काउंट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं कॉन्ट्रैक्ट की डेट से आउटस्टैंडिंग। अर्निंग्स के हिसाब से अगर ईयर एंड पे भी 23 लाख होती तो 3 लाख शेयर इशू करना पड़ते, तो 3 लाख काउंट होंगे। बेसिक में नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक में तब होंगे जब सारी कंडीशन मीट हुई है। वो कब होगी? जब ईयर एंड पे 20 के ऊपर है। अगर आगे लॉस हो गए तो हो सकता है 20 से नीचे हो जाए, तो बेसिक में नहीं आएंगे ये, पर अर्निंग कंटीजेंसी के डाइल्यूटेड में आएंगे। और कब से? फुल पीरियड के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर से आउटस्टैंडिंग है। कितने? 3 लाख। तो ये 3 लाख फुल पीरियड के लिए। फिर अपन आते हैं थर्ड क्वार्टर पे, तो थर्ड क्वार्टर में 19 लाख हो गया। तो अर्निंग कंटीजेंसी मीट नहीं हो रही है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस में अर्निंग कंटीजेंसी वाला एक भी शेयर आउटस्टैंडिंग नहीं माना जाएगा, 0 हो जाएगा। और रिटेल साइट एक और खुल गई है, तो वो अब 2 साइट्स के शेयर इशू हो गए, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएंगे। और बेसिक ईपीएस में कितने आएंगे? तो देखो, पहली साइट के 5,000 तो इशू हो ही चुके हैं, दूसरी साइट भी अब देखें तो थर्ड क्वार्टर में 1 महीने के लिए वो शेयर इशू करना थे, तो 1 मंथ 5,000, तो यानी 1667, और 5,000 पुराने, तो 6667 आ जाएगा। एंड देन व्हेन वी गो टू फोर्थ क्वार्टर में क्योंकि आपके रिटेल साइट्स आपकी दोनों ओपन हो चुकी है, तो ये 10,000 तो देना ही है आपको, तो ये बेसिक में भी आ गए और डाइल्यूटेड में भी आ गए। और यहाँ पे क्योंकि ये 29 लाख हो गए, तो अब आप मानेंगे कि 9 लाख शेयर आपको देना है, तो ये फुल पीरियड के लिए आपको डाइल्यूटेड में अकाउंट। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ऑल ऑपरेशंस वाले ईपीएस दिखाए। टेक्निकली यहाँ पे 2 ईपीएस और बताना पड़ेंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और आपको एक एडजस्टमेंट यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि ईपीएस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पर आपको अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पे अगर डाइल्यूटिव होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, तो ही उन्हें डाइल्यूटिव माना जाता है। तो आप वहाँ पे नोट लगा दें एग्जाम में कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ईपीएस भी डिस्क्लोज करना होंगे, पर यहाँ पे इन्होंने नहीं किए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन काइंड ऑफ स्किप दैट पार्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। 2, 3, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, थोड़ा ब्रेक करना पड़ा, तो नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट सब्सिडरीज एंड ग्रुप्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? पेरेंट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सब्सिडरी का मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी तो कंसोलिडेटेड में आती नहीं है अनलेस उसकी सब्सिडरी। तो क्वेश्चन ने क्या नहीं पूछा है, पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा ये निकाल ले। इससे फायदा ये होगा कि उसी से कंसोलिडेटेड का ईपीएस निकाला जाता है, वो सबसे सही तरकीब होती। उसे वर्किंग नोट का पार्ट बनाए लेकिन आंसर का पार्ट ना बनाए। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। 12,000 एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग्स और डिविडेंड्स पेड बाय द सब्सिडरी, यानी आपको पाउच दिया हुआ है और ये पाउच जो है वो एसएफएस ऑफ पेरेंट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें सब्सिडरी का कोई शेयर इन अर्निंग या डिविडेंड शामिल नहीं है। आइडियली एसएफएस में कोई डिविडेंड आया होगा तो इंक्लूडेड होगा, पर नेवरदलेस इसमें दिस इज पाउच एक्सक्लूडिंग यू कैन से सब्सिडरी से मिला हुआ डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग आपके 10,000 है, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय द पेरेंट आर 800 ऑर्डिनरी शेयर, 30 वारंट्स विच विल
be exercisable to purchase ordinary shares of subsidiary and 300 convertible preference shares. तो दो कैटेगरी के आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. सब्सिडी के आपको प्रॉफिट दिए गए, ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग दिए गए, और बोला है कि वहाँ पे टोटल 150 वारंट्स हैं जिससे ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं. वारंट्स के केस में दे हैव गिवन एक्सरसाइज प्राइस 10 है एंड एवरेज मार्केट वैल्यू एक शेयर की 20 है. अज्यूमिंग 1 वारंट इज इक्वल टू ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर. हम यहाँ पे सिंपल 150 में से डाइल्यूटिव कितने मान लेंगे? आधे, क्योंकि आधे का पैसा मिल रहा है, आधे का नहीं मिल रहा है. तो सिमिलरली यहाँ पे इसके ये जो 30 हैं इसमें से डाइल्यूटिव कितने माने जाएंगे? सिर्फ 15. क्यों? क्योंकि इसके पास 30 शेयर खरीदने का ऑप्शन है 15 के पैसे देके. तो जो 15 के पैसे नहीं देगा फिर भी शेयर मिलेंगे, वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स माने जाएंगे. तो सिर्फ 15 को ही डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रीट किया है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 400 हैं, ईच इज कन्वर्टेबल इन 1 ऑर्डिनरी शेयर, यानी यहाँ पे आपको 300 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स दिख रहे हैं पेरेंट के पास आउट ऑफ 400. डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे 1 रुपये पर शेयर दिया गया है, यानी कि इस साल हमें 12,000 में हमारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड 300 रुपये का और ऐड करने की ज़रूरत है अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिक ईपीएस निकालना है, विच इज़ मोर ऑफ अ वर्किंग. कोई इंटर कंपनी एलिमिनेशन और एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं है एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड ही एकमात्र इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है और कुछ भी नहीं है. आपको इनकम टैक्स इग्नोर करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज लाइबिलिटी और इक्विटी, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन एक्सपेंस और इक्विटी एज रिक्वायर्ड बाय इंडेस 32 भी इग्नोर करना है. सो यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट इज. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन इज क्लियर कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है. तो व्हाट वी विल से इज मस्त क्वेश्चन है. हम कहेंगे कि सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट. मैं तो क्या प्रोसेस वाला आदमी हूँ, तो मैं बोलता हूँ एक वर्किंग नोट. अच्छा, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को बाद में मैच कराऊंगा अपन, पहले समझने के हिसाब से. तो पेरेंट के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत व्हाट शुड बी द बेसिक ईपीएस. तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है 12,000, जिसमें 300 रुपये का डिविडेंड आएगा क्योंकि बेसिक ईपीएस में आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स आते हैं. तो यू विल हैव टू ऐड दैट $300. और डिनोमिनेटर आपका क्लियर कट है 10,000 शेयर्स का, which essentially means 1.23 is the basic EPS. And diluted EPS पेरेंट की बात करूं तो 12,000 प्लस 300 बेसिक EPS से शुरू करते हैं, यानी 12,300. एक्सक्यूज मी. क्वेश्चन में पेरेंट के खुद के कोई भी डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, वो सब्सिडरी के बारे में बात की गई है, तो इसलिए ये भी 1.23 होगा. दिस इज नॉट रियली too much of a relevance, but as a process we do it. अब अपन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं. सब्सिडरी के केस में दिया हुआ है कि उसके प्रॉफिट है 5,400 रुपये, उसके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1,000. ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं दिया है, यानी कि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, तो 400 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना चाहिए. ऑप्शंस पे कोई पैसा नहीं देना है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट दैट द बेसिक ईपीएस शुड बी 5 हियर. कमिंग ऑन टू डाइल्यूटेड ईपीएस. बेसिक से शुरुआत करते हैं अपन, तो 5,000 अपॉन 1,000. अब इसमें हम ऐड करते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स. तो अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे पोस्ट टैक्स सेविंग होगी 400 की, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे बढ़ेंगे वो होंगे 400. आइडियली स्पीकिंग पहले अपने को चेक करना होता है कि ये डाइल्यूटिव है या नहीं है. तो इसके लिए व्हाट वी विल हैव टू चेक इज, क्योंकि हमारा बेसिक ईपीएस इज 5 पर शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पर हमें इंक्रीमेंटल अर्निंग 400 ऑन 400 शेयर देनी है, विच इज़ 1 पर शेयर, विच इज़ लेस देन द बेसिक ईपीएस, विच मीन्स ये अपने आप में डाइल्यूटिव नेचर के. और ऑब्वियसली बात है कि इफ़ आई टॉक अबाउट द वारंट्स, तो वारंट्स में देयर इज़ नो चेंज इन न्यूमरेटर अपॉन चेंज इन डिनोमिनेटर करते हैं. न्यूमरेटर कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका कितने से बढ़ जाएगा? 75 से, जो अपन ने निकाला है. कैसे? ये 0 है तो ये भी डाइल्यूटिव. अब नॉर्मली आइडियली अगर आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है और मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं तो यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप, विच एसेंशियली वुड मीन कि आप प्रॉपर ऐसा टेबल बनाओगे. Diluted EPS will start from basic EPS, where the numerator was 5,000 and the denominator was 1,000.
एंड द ईपीएस वाज 5। सबसे ज़्यादा डाइल्यूटिव सबसे पहले आते हैं, तो रैंकिंग अगर अपन देखेंगे तो इसकी रैंक 1 होगी और इसकी रैंक 2 होगी। हेंस हम सबसे पहले 75 ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 5000 प्लस 1075, तो 4.65 कह सकते। एंड देन इसके बाद में वी विल ऐड अप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 400 400 1475 and 50 400 3.66. So then based on this we can then safely conclude that this is the diluted EPS and this is the basic EPS. ये बात हो गई किसकी? सब्सिडरी की। नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे देखना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट में देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस। एक स्टडी मटेरियल वाला तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टडी मटेरियल क्या कहता है कि आप इसे सिंपली ऐसे कैलकुलेट करो कि भाई हमारा पेरेंट का खुद का अर्निंग्स कितना है, 12,000 प्लस 300 प्लस सब्सिडरी से कितने पैसे हमें मिलेंगे। सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस है 5 और हमारे पास है उसके 800 शेयर डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिवली 16,300 अपॉन 10,000 विच इज़ 1.63। दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिवली आप जो कर सकते हैं, बेसिक ईपीएस क्या है पेरेंट का, वो एज इट इज़ रहेगा जो उसका एसएफएस में आ रहा है। इसमें हाँ अगर कोई इक्विटी डिविडेंड है सब्सिडरी से तो वह एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड होता तो वो एक्सक्लूड हो जाता। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि डिविडेंड हमने प्रेफरेंस शेयर पे दिया है, तो इक्विटी डिविडेंड इसलिए एक्सक्लूड होता क्योंकि अदरवाइज वो 2 बार काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करना, बेसिक ईपीएस ऑफ सब्सिडरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसको आप सिंपली बोल सकते हो बेसिक ईपीएस इनटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी विथ पेरेंट। सीधी सी बात है, कितना लॉजिकल है कि भाई सब्सिडरी का जो एक शेयर का ईपीएस है इनटू जो मैंने उसमें शेयर होल्ड कर रखे वो मेरी कमाई है, पर मुझे पर शेयर ईपीएस निकाल, तो मैं डिवाइड कर दूंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ पेरेंट। तो अब यहाँ पे देखो बेसिक ईपीएस आपने कितना निकाला था पेरेंट का, जो कि अपन ने निकाला है यहाँ पे 1.23। सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस कितना है, इट इज़ 5। हमारे पास उसके कितने शेयर्स हैं 800 और हमारे खुद के शेयर्स कितने हैं 10,000, तो दिस एसेंशियली वुड ब्रिंग अस टू 1.63। तो किसी भी तरह से आप कैलकुलेट करो ये आपका सोल्यूशन होगा। दिस इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिक ईपीएस। नाउ लेट्स से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर अपन स्टडी मटेरियल का तरीका फॉलो करें विच विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे ज़्यादा फायदा अपने तरीके में। सिंपल तरीका है, डाइल्यूटेड ईपीएस ले लो आप किसका, पेरेंट का, जिसमें आप एक्सक्लूड कर दीजिए एनी डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, डबल काउंटिंग ना हो जाए। प्लस वहां पे आप क्या करेंगे, जो उसका डाइल्यूटेड ईपीएस है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर प्लस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स विथ पेरेंट ऑफ सब्सिडरी divided by weighted average number of ordinary shares and weighted average number of potential ordinary shares of parent, यानी जो कि डाइल्यूटेड ईपीएस में पेरेंट ने डिनोमिनेटर लिया। तो इस केस में आप देखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस हमने क्या निकाला था, सॉरी पेरेंट का 1.23 ही था, ये 1.23 का 1.20 हो जाएगा। कैसे, 12,000 में जो 300 था वो प्रेफरेंस डिविडेंड था वो हटा दीजिए, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी बस उस कारण से।
और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10,000, ये 1.2 है, प्लस डाइल्यूटेड ईपीएस आपने सब्सिडरी का कितना निकाला है, तो वी हैव कैलकुलेटेड द डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर सब्सिडरी एज 3.66, और इस 3.66 में मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे 3.66 मिलने वाला है, जितने मेरे पास उसके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, विच इज एक्चुअली 300 प्लस 15, सही है ना, 300 प्लस 15, 300 प्रेफरेंस शेयर है और 15 ऑप्शंस है जो डाइल्यूटिव नेचर के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो 10,000 ही है। तो इस लॉजिक से 1.20 प्लस 315 इंटू 3.66, 1153 डिवाइडेड बाय 10,000, 0.11, माई डाइल्यूटेड EPS शुड कम टू 1.31। सर यहाँ पे हमें क्या लेना है, वी हैव टू टेक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर प्लस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स भी हमारे पास जो हैं वो लेना पड़ेंगे। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के, तो वी हैव 800 ऑर्डिनरी शेयर्स, तो वील हैव टू ऐड दैट 800 एज वेल। तो ये हो जाएगा 1115 इंटू 3.66 डिवाइड बाय 10,000 प्लस 1.20, ये 1.61। So this is the way we'll have to calculate. तो ये आपका कैलकुलेशन का तरीका है। अब इसमें स्टडी मटेरियल में कैसे सॉल्यूशन बनाएं, दैट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। डाइल्यूटेड EPS in consolidated financial statements, and what they have done is they've basically calculated diluted EPS by considering कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं P&L देखूँ तो उसमें मेरे कितने प्रॉफिट्स होंगे। देखो पेरेंट के 12,000 प्रॉफिट तो होंगे ही होंगे, प्लस सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का मुझे शेयर मिलेगा। तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में क्या क्या शेयर मुझे मिलना चाहिए, तो मेरे पास उसके 800 शेयर्स हैं, प्लस 300 प्लस 15 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। चलिए उन्होंने भी क्या किया है इन सभी में, तो इफ यू सी द सॉल्यूशन हियर 12,800, 300 और 15, तो व्हाट दे हैव डन इज देखिए 12,000 कितना है डाइल्यूटेड EPS, इट इज 3.66, तो आप देखें 3.66 800 इंटू 3.66 2928, फिर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में एक 15 ऑप्शंस हैं इंटू 3.66 विच इज 55, एंड देन फाइनली 300 प्रेफरेंस शेयर है जिन पे भी 3.66 1098। तो ये इन्होंने इंडिविजुअली ऐसे ऐड कर दिया। और इन सबको फिर डिवाइड कर दिया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ पेरेंट जो कि 10,000 है। तो इससे इफेक्टिवली आपका आंसर वही आएगा 1.61। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप एग्जाम में कौन सी अप्रोच फॉलो करें, जो बेसिक प्लस डाइल्यूटेड वाली है, ये 100% एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा नंबर 1 कि आपको बेसिक EPS से शुरू करना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड ऐड कर। इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पे अगर आप कंक्लूड करना चाहो तो आपका कंक्लूजन ऐसे बना लीजिए दोस्तों कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट बेसिक EPS, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपली, जो आपने बेसिक EPS इन SFS ऑफ पेरेंट में न्यूमरेटर लिया था वो एज इट इज ले लीजिए, एक्सक्लूडिंग एनी इक्विटी डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, प्लस आप न्यूमरेटर में ही जो बेसिक EPS ऑफ सब्सिडरी है इनटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विथ पेरेंट ऑफ सब्सिडरी ले लीजिए। इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप
डिनोमिनेटर इन बेसिक ईपीएस ऑफ पेरेंट। ध्यान रखना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर वही होगा जो आपने डिनोमिनेटर किस में यूज़ किया था, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। का रीज़न यह है कि होल्डिंग की सब्सिडरी अगर कंबाइन हो रही है तो उससे होल्डिंग के शेयर्स चेंज नहीं हो रहे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा शेयर कैपिटल पेरेंट की एज इट इज आती है, तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जाओ तो आपने जो डाइल्यूटेड ईपीएस इन एसएफएस ऑफ पेरेंट में न्यूमरेटर लिया था वो ले लेना एक्सक्लूडिंग एनी इनकम ऑफ सब्सिडरीज, ऑर्डिनरी शेयर और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर विथ पेरेंट। इसमें फिर आप ऐड कर देना डाइल्यूटेड ईपीएस इनटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विथ पेरेंट ऑफ सब्सिडरी, और डिवाइड कर देना आप सिंपली जो भी डिनोमिनेटर आपने यूज किया था इन डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ पेरेंट। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन स्टडी मटेरियल जैसा भी दिखेगा और दिमाग में आपके लॉजिक भी एकदम क्लियर रहेगा कि यार मुझे स्टार्ट करना है सेपरेट से और उसमें ये एडिशन करके डाइल्यूटेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पास अभी तक आए हैं इसमें कहीं पे भी वेटेड एवरेज नहीं था कि ड्यूरिंग द ईयर इशू की। अगर वो और आ जाएगा तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसमें वो वाले इन फॉर्मूले में वो वाले कॉन्सेप्ट्स या उन मैटर्स को भी कवर कर लिया गया। चलिए, तो दिस वाज वन क्रिटिकल लेंथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Now we'll move on to the 8th one. Once again, consolidated financial statements of the group for the year ending 31st March 2003 and the extract of the same is given. एक बार फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सीएबी लिमिटेड पेरेंट है और सीएबी लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये एनसीआई का शेयर है और ये पेरेंट का शेयर है। पेरेंट का शेयर का मतलब क्या हो गया, इसमें पेरेंट के स्टैंडअलोन के प्रॉफिट आ रहे हैं प्लस सब्सिडरी से जो पेरेंट का हिस्सा बनता है प्रॉफिट्स में, जो उसके पास उसके शेयर्स होंगे सब्सिडरी के, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रॉफिट्स है, ओसीआई है और टीसीआई है, एनसीआई एंड देन वी हैव द टोटल्स। ध्यान रखना ये 39, 5 और 4 इन सब में क्या है, सब्सिडरी का हमारा जो शेयर है वो इंक्लूडेड है, ये कंसोलिडेटेड है। आगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ, बाप रे कितने सारे जीरो हैं, 20 करोड़। इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर and the company has issued 5 crore shares on 1st July 2022 at full market value. फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च है, तो हमारे लिए ये 5 करोड़ 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। 20 करोड़ हैं क्योंकि सब कुछ थाउजेंड्स में दिया गया है, तो आखिरी के 3 जीरो हटा दूँ तो मुझे ये 2 लाख दिखता है। 2 लाख साल भर के लिए एंड 50,000 3 जीरो कट कर दिए तो 50,000 दिखता है। 9 मंथ्स के लिए मैं शामिल करूँ तो ये हो जाएगा बेसिकली 2,37,500। ये इक्विटी शेयर्स है। सेकेंड बोला है कि 8 करोड़ irredeemable preference shares, these shares were an issue for the whole year for 31st March ending and dividend इस पे डिस्क्रिशनरी है, यानी पे करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। क्यूमुलेटिव है या नहीं, लेट्स सी। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं हुआ, डिविडेंड अगर करना है तो अलग से करना पड़ेगा। 18 crore 8% convertible debentures issued on 1st April 2001 and repayable on 31st March 2005, which is after 4 years. 6% ब्याज है, 18 करोड़ की वैल्यू। 18 करोड़ में लेट्स से अगर मैं 3 जीरो हटा देता हूँ तो ये 1.8 करोड़ से 18 लाख से 1.8 लाख हो जाएगा। इसका मतलब 1.80 लाख if I basically see it in thousands. Interest is payable annually as an alternative to repayment at par. The holder maturity can elect to exchange convertible debentures for 10 crore ordinary shares in the company. Potential ordinary shares यहाँ पे 10 crore, which would mean basically 1 lakh in thousands. और ये ऑप्शन होल्डर के पास है, तो इसका मतलब एक तरह से कंपनी के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी। 1st April 2001 prevailing market interest rate for 4-year convertible debenture with no right of conversion is 8%. इसका मतलब तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया।
फॉर द सिंपल रीजन दैट ऑप्शन है सामने वाले के पास कि वो चाहे तो इसे कन्वर्ट कर सकता है, रिडीम कर सकता है। और बोला गया है कि 8% मार्केट रेट है, इसका मतलब हमने 2% इंटरेस्ट सेव किया बाय गिविंग द कन्वर्जन ऑप्शन, विच एसेंशियली मीन्स कि यहाँ पे मुझे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यूजिंग द एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन पेबल इन 4 years इज 0.74। तो ये जब मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालूंगा तो मैं 0.74 को मल्टीप्लाई करूंगा जो 4 साल बाद मुझे पे करना है, विच इज 18 करोड़ और 1.8 lakhs in thousands, plus cumulative present value of one payable for 4 years is 3.31. तो 3.31 is something which I'll be multiplying by 1.8 into 6%, जो मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो इससे मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट आ जाता है 1.68948 in thousands. So the balance is going to be the equity component, which is this minus 1.8, which is 0.11052. ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी और ये इक्विटी कंपोनेंट हो गया। 31 March 2003, विच इज द एंड ऑफ द ईयर जिसकी अपन बात करें। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये 1 अप्रैल 2001 से इशूड है, यानी कि ये पिछले के पिछले साल इशू हुए हैं। तो हमारे को इस कारण से अगर 2003 के लिए निकालना है तो वील ऑल्सो प्रोबेबली हैव टू क्रिएट अ टेबल। और टेबल में जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ना, वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इस साल के प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो चुका। जब अपन डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो अपन उसे क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू बेसिकली एड इट बैक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे बोला गया है सीएबी लिमिटेड डिक्लेयर्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर एंड डिविडेंड ऑफ 5 पैसा पर शेयर ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सीएबी लिमिटेड यानी कि पेरेंट कंपनी है, ना कि सब्सिडरी। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे सब्सिडरी के कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर वगैरह का क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ईपीएस है, पर सारे कैलकुलेशन आपको पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने, क्योंकि आपको सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन भी पेरेंट की दी। इंडेक्स 33 का जादू यही है दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आप सिंपली ये कहोगे कि ऑर्डिनरी डिविडेंड पे शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेसिक ईपीएस इज नॉट रिटेन्ड प्रॉफिट पर शेयर। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया है वो डिस्क्रिशनरी है, और अगर कंपनी ने पे किया है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बेसिक ईपीएस होगा। अगर वो कन्वर्टेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स होते देन इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली मैं क्या करता, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस में भी कंसिडर। अभी बेसिक ईपीएस में आई वुड बी डिडक्टिंग 5 पैसा पर शेयर, विच मीन्स कि मेरे 8 करोड़ के, जिसका मतलब 80,000 इन थाउजेंड्स, पे 0.05 4,000। रुपए का मैंने क्या पे किया इस पे डिविडेंड, जो माइनस हो जाएगा। तब आपको आइडियली बेसिक ईपीएस अगर निकालना है तो क्या करना है, तो देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर में आपको सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने की जरूरत है, क्योंकि डिवेंचर का ब्याज माइनस हो चुका है। तब देखिए अपन बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में, बेसिक ईपीएस आपको 39,000 दिया है, सिर्फ इसमें 4,000 माइनस कर दो प्रेफरेंस का, 35,000 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर जो 237,500 अपन ने इन थाउजेंड्स निकाला है, आपका ये बेसिक ईपीएस आ गया, कहानी खत्म। मजा आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस में, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल की शुरुआत होगी 1,68,948 से, बहुत बढ़िया। इस पे आप ब्याज एक्चुअल में 8% मार्केट रेट से चार्ज करोगे और पे करोगे 6% से, जिससे आपका ये बैलेंस आएगा। पर ये 2002 का है, क्योंकि इशू 1 अप्रैल 2001 को हुए, हम 2-3 निकाल रहे हैं ना कि 1-2। तो 2-3 में इसका एक्चुअल में इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ है। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये पोस्ट टैक्स सेविंग्स आपको ऐड करना पड़ेगी। लेट्स सी वी हैव अ टैक्स, वेदर वी हैव द टैक्स रेट और नॉट। यहाँ पे बोला गया है फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड क्लोजिंग बैलेंस इज टू बी प्रेजेंटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए एक क्वेश्चन में निकाल के देना है आपको। बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 31 मार्च 2003 की बताना है। इनकम टैक्स सब्सिडरी और पेरेंट पे 25% है, तो इसका मतलब आपको 25%। ये जो प्रॉफिट है ये ऑब्वियस सी बात है आफ्टर टैक्स होंगे, तो इसमें माइनस नहीं करना है, पर ये पोस्ट टैक्स सेविंग में आपको एडबैक करना पड़ेगा। अज्यूमिंग कि ये पूरे अपन एडबैक करेंगे, क्योंकि भले इस पे इनकम टैक्स इस साल सिर्फ कितने पे डिडक्शन मिलेगा, जो एक्चुअल अपन कॉस्ट पे कर रहे हैं 6%, पर बचा हुआ डिफर्ड टैक्स इंपैक्ट आएगा। तो हम पूरे 13,733 के ऊपर 25% का एडजस्टमेंट करेंगे। तो 13,733 25% माइनस करके ये मेरी पोस्ट टैक्स सेविंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार हो सकता है ज़्यादा ज्ञान लगाने में आप ऐसा कर दो कि भैया
इनकम टैक्स सेविंग तो सिर्फ 10,800 जो एक्चुअल ब्याज है उसी पे होगी, तो मैं उसका 25% ही एड बैक करूंगा। नहीं, हमें डिफर्ड टैक्स का भी एडजस्टमेंट करना है। तो आप ये कहोगे कि भैया हमारा न्यूमरेटर कितना था, 39,000, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसमें हमें क्या मिला था, तो दिस वाज बेसिकली 39,000 में हमने क्या माइनस कर दिया था 4,000 रुपये, जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया है 35,000। इसमें पोस्ट टैक्स सेविंग कितनी ऐड होगी, 10299 जो ऐसे आई है, ये हमारा न्यूमरेटर। और रही बात डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने लिए थे 2,37,500, इसमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आप और ऐड कर दीजिएगा। वो कितने होंगे, तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अपन ने निकाले 1 लाख है, तो वील हैव टू ऐड दैट 1 लाख। तो 237,500 की बजाय इट विल बिकम 337,500 शेयर्स। ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस है, मस्त सॉल्व हो गया। चलिए, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 11। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, दिस इज गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये दूसरे क्वेश्चंस को करने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप कर सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो कि डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सही है, और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो नेट लॉस आफ्टर ऑल ऑपरेशन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख है, और इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू स्टॉक ऑप्शन 2 लाख है। ये 2 लाख आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो गए, ये ऑर्डिनरी। आपको बुलाए बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस XY का अबव इन्फॉर्मेशन से निकालिए। अब सबसे पहली बात, बेसिक ईपीएस तो आप सीधे सीधे 3 निकालोगे, विच इज एक 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, जिसे बोलोगे आप फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऑल ऑपरेशन। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटिव है या नहीं है। तो उसमें चेक करना होता है क्या कि क्या वो अर्निंग पर शेयर को रिड्यूस कर रहा है, और कौन सी अर्निंग पर शेयर को रिड्यूस करेगा वो तो डाइल्यूटिव माना जाएगा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो अगर मैं देखूं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जाऊं, तो मैं इसे डिवाइड जो अभी 10 लाख से कर रहा था उसकी बजाय मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 लाख से। जैसे ही मैं 12 से करूंगा ये 2.50 हो जाएगा। इसका मतलब ये बेसिक अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूट कर रहा है, हेंस ये डाइल्यूटिव है। मज़े की बात ये, अगर ये डाइल्यूटिव है तो फिर ये तीनों ईपीएस आपको निकाल के देना है। आप तीनों में 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -3.0 और ये हो जाएगा -0.5। तो फाइनली आपके आंसर ही आएंगे। तो डाइल्यूटेड ईपीएस व्हेन वी कैलकुलेट, we will have to calculate it like this: 1 2.50 from continuing operation, 2 minus 3.00 and 3 from all operation. टेक्निकली स्पीकिंग दोस्तों, ये वाला जो ईपीएस है बेसिक ईपीएस से ज्यादा डाइल्यूटेड ईपीएस है। in case of all operations and discontinued operations, which is okay, क्योंकि वी हम कहां पे चेक करते हैं, वी चेक ओनली फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस फॉर डिसाइडिंग वेदर दे आर डाइल्यूटिव। बहुत ही सही बात है। और लॉजिकली लॉजिक्स वगैरह तो ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिक सिंपल ये है कि भाई वही ऑपरेशंस आगे चलने वाले। तो अगर कोई चीज़ वहाँ पर डाइल्यूटिव है तो फिर उससे सारे अपन ईपीएस निकालेंगे, भले ही फिर दूसरे ईपीएस ज़्यादा भी आ जाएं, विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, बस एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। कंपनी के 2 क्लास ऑफ शेयर्स इन इशू हैं, एक 5,000 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और एक 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर्स का ही आएगा, बट ऑर्डिनरी शेयर्स की अर्निंग अफेक्ट हो जाएगी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के कारण, क्योंकि अब वो फिक्स के अलावा कोई एडिशनल डिविडेंड में भी शेयर करेंगे। Preference share are entitled to fixed dividend of 5 per share before any dividend is paid on ordinary share. Ordinary dividend then paid to preference shareholder do not participate. Each preference share then participates in additional ordinary dividend about 2 at the rate of 50% of additional dividend payable on ordinary share. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले 5 रुपये प्रेफरेंस, फिर उसके बाद 2 इक्विटी, और उसके बाद फिर प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को। अब इस साल में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख और डिविडेंड 2 रुपये ऑर्डिनरी शेयर पे बांटा है। तो आप देखो 1 लाख में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा,
तो 5,000 5 25,000। और फिर ऑर्डिनरी शेयर्स को कितना मिलेगा? 2 10,000 20,000। बचा कितना ये सब काट देने के बाद? 55,000, जिसको आपको प्रेफरेंस ऑर्डिनरी को दोनों को बांटना है। प्रेफरेंस का वेट 0.50 है टू ऑर्डिनरी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का? 5,000 का, और ऑर्डिनरी है 10,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेट बराबर भी होता तो दोनों को बराबर डिविडेंड थोड़ा ना मिलता, जिसकी ज़्यादा शेयर पेड अप कैपिटल जिसकी ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इस लॉजिक से दोनों में 2500:10,000 के रेशियो में 55,000 बटेगा। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 12,500। तो ऑर्डिनरी शेयर्स वुड बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन 44,000 प्लस का 11। बेसिक ईपीएस जब अपन निकालेंगे हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर्स को कितना पैसा मिल रहा है? 20,000 पहले मिला था और एक्स्ट्रा पे 44,000। तो हमारे ऑर्डिनरी शेयर है 10,000। इस लॉजिक से वी विल से दैट 6.40 इज द बेसिक। प्रेफरेंस शेयर पे भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके देना होता है, इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन में दे रखा है तो आप दे दीजिए, पर ऑर्डिनरी शेयर का मेन निकालना है। डाइल्यूटेड ईपीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज दिस नथिंग टू डू विथ कन्वर्टेबल शेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट। चलिए, देन वी हैव वन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंपनी है सब्सिडी ऑफ कंपनी पी। फॉलोइंग फैक्ट्स आर देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एस। तो एस सब्सिडी, पी पेरेंट। 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है और 1,000 आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है, जिसमें से पी के पास 9,000 और 500। ऑप्शंस की एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपये, जबकि एवरेज मार्केट प्राइस 50 है। तो सीधे सीधे जो आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है उसमें कितने डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर माने जाएंगे? 1000 into 10/50। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 50 40 तो मुझे मिल ही रहा है, तो 10 नहीं मिल रहा है, वही डाइल्यूटिव है। और मेरे पास जो 500 ऑप्शन पेरेंट के पास है उसमें से कितने माने जाएंगे? 100 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं डाइल्यूटिव नेचर के। इसके प्रॉफिट 30,000 है। पी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसकी कहानी खत्म। 5,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है 2001 में। कंपनी के प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्ट्रीब्यूटर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग ऑफ सब्सिडी 7,000। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आर डाइल्यूटेड एट पीक लेवल। तो आप ये मान लीजिए वो डाइल्यूटेड है, वो चेक करके बताने की जरूरत नहीं है आपको। डाइल्यूटेड ईपीएस कंपनी पी का बताना है बस। दैट्स व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो मैंने क्या कहा था कि इसके लिए सबसे पहले आप बेसिक ईपीएस निकालिए। तो पी एस बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके तो सेपरेट एक स्टैंड अलोन ही होंगे। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है क्योंकि पूछा कुछ भी नहीं। हाँ, आप देखें यहाँ पे पी के प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो आपने बोला है कि बिना उसकी कोई अर्निंग जोड़े 7,000 रुपये का प्रॉफिट है। अच्छा, आप क्या कोई डिविडेंड वगैरह मिला है क्या मुझे? तो आप देखो, इसके 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है और 1,000 ऑप्शन है, जिसमें से मैंने 9,000 1,000 होल्ड कर रखे, और डिविडेंड बटाए इस तरह की कोई बात सच हुई नहीं है। तो आई थिंक आई कैन सिंपली से कि मेरे पास 7,000 के मेरे प्रॉफिट्स हैं और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 5,000। उस लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ 1.40, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, रिमेंबर। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? तो आई मीन हमारे पास किसी प्रकार के कोई क्या नहीं है, पेरेंट के कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं, तो ये 1.40। लेट्स कम टू सब्सिडी। सब्सिडरी के केस में प्रॉफिट्स कितना कमाए हैं उसने? तो 30,000 इज द प्रॉफिट। सब्सिडरी बड़ी है पेरेंट से, क्या बात है। और ऑर्डिनरी शेयर्स उसके 10,000, यहाँ ऑप्शंस काउंट नहीं होंगे, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे इट विल बी 30,000 अपॉन 10,000 प्लस 200, 10,200, 2.94। अब हमें निकालना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। पेरेंट के केस में आप देखो, पेरेंट का 7,000 का प्रॉफिट है, जिसमें सब्सिडी का कुछ शामिल नहीं है, नाइस। प्लस सब्सिडी का बेसिक ईपीएस कितना है? 3, जिसमें से मेरे पास उसके कितने शेयर्स हैं? आई हैव 9,000 शेयर्स आउट ऑफ, डिवाइडेड बाय जो मैंने आपको बोला था अपना डिनोमिनेटर ले लो 5,000 का, तो 27 7 34, 34 अपॉन 5, 34,000 डिवाइडेड बाय 5 मेरा आ जाएगा 6 पॉइंट। इधर क्या करूँगा, मैंने क्या लिया था 7,000 प्लस डाइल्यूटेड ईसीएस है उसका 2.9412 जो भी लिया था अपन ने, जो अपन वापस निकाल लेंगे 30,000 अपॉन 10,200 प्लस इनटू क्या करते हैं मल्टीप्लाई। आपका ही पूछते हैं डेसिमल कितने ले, लॉजिकल लगा लो या तो फिर आप पूरा ही कर लो, तो चांसेस गलती के कम हो जाएंगे।
तो जहाँ पे आप किसी डेसिमल को अगले वर्किंग नोट का पार्ट बना रहे हो, फाइनल आंसर नहीं है, तो ज़्यादा लोगे तो और एक्यूरेट आंसर आएगा। हिंटू, आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं उसके, और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? तो देखो मेरे पास उसके 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और पोटेंशियल 100 ही है, यानी कि 9,100। और डिनोमिनेटर में मैं मेरे ही शेयर्स लूँगा 5,000। तो विच मीन्स कि इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि 30,000 इंटू 10,200 was their diluted EPS, out of which I have 9,100 shares in that, plus मेरे खुद के 7,000 के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5,000 मेरे ऑर्डिनरी शेयर 6.75. So 6.8 and 6.75 is ideally what the answer is. तो P का diluted EPS आप देखिए, ये 6.75 इस तरह से, इसमें S का डाइल्यूटेड EPS इन्होंने ये 2.94 कैलकुलेट किया। क्वेश्चन ने सिर्फ डाइल्यूटेड माना है, तो बेसिक EPS भी वर्किंग नोट है, सिर्फ यही आपके आंसर का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये अपना डिस्कशन। अब मैं आपको एक बार नवंबर 22 के एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आया था क्विकली वो भी बता देता हूँ। एंड ये एकदम आपके FA पावर क्वेश्चन बैंक में लास्ट में दिया गया। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 को सन के शेयर बेस्ड ऑप्शन की मैनेजरियल पर्सन एक एम्प्लॉय को दिए थे कैश और इक्विटी फीचर्स के साथ। कैश सेटल था जिसमें 3 साल की सर्विस कंडीशन है 70,000 है, और इक्विटी सेटल्ड है जिसकी फेस वैल्यू 80,000 है, 100 रुपये और 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। कंडीशन यहाँ पे भी सर्विस की 3 साल है और यहाँ पे लॉक इन पीरियड है 2 साल। शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन, तो ये ग्रांड डेट पे अपन देखेंगे कि 125 कितने पे दे रहे हो आप, 80,000 पे। तो 80,000 इंटू 125 कितना हो जाता है भाई, 100 लाख। जबकि आपके ईसॉप्स सॉरी जो स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है उसकी फेयर वैल्यू इतनी है 136 इंटू 70,000 विच इज 95.2। अब अपन ने डिस्कस कर रखा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वी विल सॉल्व इट कम्प्लीटली एज प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट बनाएंगे हर ईयर एंड पे, यानी ईयर एंड पे फर्स्ट ईयर एंड पे क्या होएगा तो सिर्फ वो बता देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर रखा है फर्स्ट ईयर एंड विच इज 31 मार्च 20 पे। व्हाट विल डू इज प्रोविजन फॉर SAR कैसे बनाएंगे, 141 इंटू 70,000 इंटू 1/3 क्योंकि 1 साल हुआ है, तो 141 इंटू 70,000 डिवाइडेड बाय 3, 3290। 32.90 लाख का तो खर्चा आपको प्रोवाइड फॉर करना ही है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ईयर एंड पे। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर SAR। प्लस इसके अलावा इनिशियल डेट पे आप देख रहे हैं तो 4.80 लाख का आप एक्सेस है आपका इक्विटी कंपोनेंट ओवर द फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट। ये 4.83 इयर्स में आपको बुक करना पड़ेगा विच इज लाइक 1.60, और ये जाएगा SBP रिजर्व में। तो आपका टोटल खर्चा जो आ जाएगा वो अकॉर्डिंगली 34.5 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में ये इंटू 2/3 माइनस जो पिछले साल अपन ने क्या बुक किया था 32.9 वो इतना बुक हो जाएगा, और उधर 4.8 का 1/3 1.6 और बुक हो जाएगा। बस इस तरह से आपको करते जाए। आखिरी में बोला है जर्नल एंट्री की मैनेजरियल पर्सन अगर कैश ऑप्शन करेगा या इक्विटी करेगा, तो ये सेम क्वेश्चन आपके हमने डिस्कस कर रखा है वही वाला। So this completes a very tricky, in fact, and very good questions on Ind AS 33 EPS. Thank you.